मेरा नाम कुणाल है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। मैं नहीं जानता था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानियां लेकर आ जाएगी। पहले ही मैं गरीबी से लड़ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ती चली गईं। मेरे सर पर 5 बहनों का साथ था। मैं अपनी सारी बहनों में सबसे छोटा था। मेरी उम्र 23 साल थी, जबकि मेरी सबसे बड़ी बहनों की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उनकी शादियां नहीं हो पा रही थी। इस दुनिया में शायद गरीबों की लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहता। पिता इस दुनिया में थे नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जो बीमार रहती थी। मेरी माँ किसी बीमारी की वजह से बीमार नहीं हुई थी, बल्कि अपनी बेटियों की शादी की फिक्र में बीमार हो गई थी। उन्हें हमेशा यही फिक्र रहती थी कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी की उम्र तो वैसे भी निकल चुकी थी। उनके लिए तो अब बच्चों वाले या फिर उम्रदार मर्दों के रिश्ते आते थे। मेरी बहन हरगिज इस तरह के मर्दों से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी बहनों ने बड़ी ही परेशानी के दिन देखे थे। मेरी बहनें बहुत अच्छी थीं। भले ही मेरी बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था। हम लोग गरीब भले ही थे, मगर हमारी गांव में बहुत इज्जत थी। गांव के लोग मुझे मेरे पिता के नाम से जानते थे, क्योंकि मेरे पिता गांव के लोगों की भलाई के लिए हमेशा लड़ जाते थे। लेकिन जब से उनका देहांत हुआ था, हमारे घर में एक अजीब सा माहौल छा गया था। जब तक पिताजी जिंदा थे तो हमारी परवरिश करते रहे, हमें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। लेकिन जब से वो मरे थे, घर का पूरा बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। लोग कहते थे कि पिता के बाद तुम्हें ही अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखना है, लेकिन गरीब इंसान के लिए ये सब कुछ सुनना बहुत आसान और करना उतना ही मुश्किल होता है। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं था, बस थोड़ा बहुत कामकाज करना जानता था। मेरे पिता ने कम उम्र में ही मुझे गाड़ियों की वर्कशॉप पर डाल दिया था, जहाँ पर मैं काम सीखा करता था। बस यही काम था जो मुझसे आता था और मैं अभी भी वर्कशॉप पर नौकरी कर रहा था। मुझे वहाँ पर 1 महीने की सैलरी मिलती। जब उन पैसों को मैं घर लेकर जाता तो पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या कमा कर लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ पैसों से माँ की दवाई आ जाती थी, कुछ से लाइट का बिल चला जाता था और कुछ पैसों से घर में राशन आ जाता था। हम में से कोई भी अपने शौक पूरे नहीं कर पाता था। बस इतना था कि 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल रही थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। माँ हमेशा फिक्रमंद रहती थी कि बहनों की शादियाँ कैसे होंगी। मैं अपनी बहनों के लिए रिश्ते तलाश कर करके थक गया था, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी बहनें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मेरी बहनें मामूली सी शक्ल की थीं, और कुछ ऐसे लड़कों के रिश्ते मेरी बहनों के लिए आते थे जिनको मेरी बहनें पसंद नहीं कर पाती थी। और गांव के लोग ये कहकर मुझे ताने दिया करते थे कि अपनी बहनों की उम्र निकाले दे रहे हो, आखिर कब तक करोगे शादी उनकी। अब मैं उनको क्या बताता कि मैं तो अपनी बहनों की शादी जल्दी ही कर दूं, अगर उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। जैसे तैसे मेरी छोटी बहन का रिश्ता लग गया था, जो कि तीसरे नंबर वाली थी। मेरी वो बहन थोड़ी खूबसूरत थी, इसलिए उसका रिश्ता लग गया था। मगर मेरी बड़ी 2 बहनों का दिल मायूस हो गया था, क्योंकि वो दोनों उससे बड़ी थीं। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की थी, मगर सिंपल तरीके से कर दी थी। इस सब में भी मुझ पर मेरे वर्कशॉप के मालिक के 20,000 का कर्जा हो गया था। मैं इतना तो कमाता नहीं था जो मेरे पास कुछ जुड़ा हुआ होता, और मैं अपनी बहनों की शादी कर देता। कर्जा पानी लेकर ही उनकी शादी की जा सकती थी। फिलहाल एक बहन तो जैसे तैसे अपनी ससुराल की हो गई थी। 6 महीने गुजर गए थे। वर्कशॉप के मालिक ने मुझसे अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं उन्हें पैसे कहाँ से ला कर दूं। पैसे लेते समय ये बात तय हुई थी कि मैं अपने महीने की सैलरी में से उनको थोड़े थोड़े पैसे कटवा दिया करूंगा। लेकिन इन दिनों घर के हालात इतने तंग चल रहे थे कि मैं मालिक से कह दिया करता था कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। बात करते करते काफी महीने गुजर गए तो मालिक मुझसे तंग आ गए और उन्होंने एक साथ सारे पैसों के लिए मुझसे कह दिया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हर रोज मालिक मुझे अपनी वर्कशॉप पर बहुत जलील करता था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं अपनी 2-3 महीने तक पूरी सैलरी मालिक को ही दे दिया करूंगा, घर में आपको कोई पैसा नहीं दे पाऊंगा। मालिक मुझे सब लोगों के सामने बहुत जलील करता है, आखिर मैं उसे पैसे कहाँ से ला कर दूं। एक यही रास्ता है मेरे पास और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी कि बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, और तुम जानते हो कि तुम्हारी जवान बहनों का साथ है। अगर इस बीच उनका कोई रिश्ता आ गया तो फिर हम मेहमानों की देखभाल कैसे करेंगे, कैसे होगा सब कुछ। 2-3 महीने में तो हम लोग भूखे पेट मर जाएंगे। मेरी मम्मी की बात भी एक तरह से बिल्कुल सही थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था।
मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं इस परेशानी से लड़ रहा था कि मेरी सबसे छोटी वाली बहन रात के अंधेरे में घर से कहीं भाग गई। हमने उसको बहुत तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिली। फिर मेरी एक बहन ने बताया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं अपनी बहनों पर बहुत विश्वास करता था। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हमारी छोटी घर से नहीं भाग सकती। मेरी बहन कहने लगी, भैया वो घर से भाग चुकी है। दरअसल वो एक लड़के से बात करती थी। उस लड़के ने उसे चोरी चुपके मोबाइल दिया हुआ था। उस लड़के के घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे। छोटी अभी आपसे अपनी शादी की बात नहीं कर सकती थी क्योंकि आप पहले ही काफी परेशान हो। यही वजह है कि वो उसके साथ भाग गई और अब तक तो उसने उससे शादी भी कर ली होगी। मुझे अपनी बहन पर गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? ये बात अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद हम इस चीज का कोई हल निकाल लेते। मेरी बहन रोने लगी थी। बहनें बहनों का जब साथ देती हैं तो वो ये बात भूल जाती हैं कि वो अपने बाप भाई की इज्जत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर देती हैं। मैं ऐसा तो नहीं होने देता कि अपनी बहन की मोहब्बत उससे दूर कर देता। मैं खुद उस लड़के के घर वालों से बात करता, लेकिन मेरी बहन मुझे कुछ बताती तो सही। वो घर से भागकर हमारी इज्जत खराब कर गई थी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। सारे गांव में मेरी थू-थू हो रही थी। एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान था और अब मेरी बहन ने मेरे मुंह पर ये कालिक भी मल दी थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मालिक मुझे बार बार पैसों के लिए तंग कर रहा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, इन्हीं बहनों की वजह से मैं कर्ज में हुआ हूँ और इन्हीं की करतूत की वजह से ही आज हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि मैं अपने मालिक को पैसे दे देता हूँ ताकि मेरी उनसे जान छूट जाए, क्योंकि मैं अब बहुत तंग आ चुका हूँ उनकी रोज रोज की बेइज्जती से। अब तो गांव वाले भी मुझे सही नजर से नहीं देखते। जिस दिन से छोटी हमारी इज्जत खराब करके भागी है, उस दिन से मेरे दिन और रात बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। मेरी माँ और बहनें मेरी बहन के चले जाने से बहुत रो रही थी। एक मेरी सबसे बड़ी बहन थी जिसने कभी अपनी उम्र निकलने के बाद भी कोई गलत कदम उठाने की जुर्रत नहीं की थी। घर के हालात दिन ब दिन अब बिगड़ते जा रहे थे। मैं चाहता था कि वर्कशॉप से नौकरी करना छोड़ दूं, क्योंकि वहां पर भी मेरे मालिक बहुत बेइज्जती कर चुका था। मैं वहां सर उठाकर काम नहीं करता था, मगर और क्या काम करता, मुझे तो कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक काम के बारे में बताया। ये काम भले ही मेरे लिए सही नहीं था, मगर वर्कशॉप पर मेरी जितनी बेइज्जती हो चुकी थी उससे ये काम कई गुना ज्यादा अच्छा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, वो मुझे अपने घर में एक नौकर की जगह पर रख सकता है, क्योंकि इससे पहले मेरा दोस्त वहाँ पर काम करता था और उसे सैलरी भी अच्छी मिलती थी। अब उसने वहाँ काम करना छोड़ दिया था। वो मुझसे कह रहा था कि अगर तुम मेरी जगह जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि मेरे दोस्त को उससे भी अच्छी जगह कहीं नौकरी मिल गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ पर नौकरी की बात करने के लिए ज़रूर जाऊँगा, इसीलिए मैंने अपने दोस्त से एड्रेस ले लिया था और मैं वहाँ उस बंगले में गया तो वहाँ का मालिक बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मैंने उसे नौकरी के लिए कहा तो उसने मुझे नौकरी पर रख लिया था, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी पहले ही मेरे बारे में उससे बात कर ली थी। इस तरह वहाँ नौकरी लगने में मेरी आसानी हो गई थी। लेकिन मैंने मालिक से पहले 20,000 उधार मांगे थे, जो कि मैंने अपने वर्कशॉप वाले मालिक से लिए थे। मुझे उसके पैसे उसे वापस करने थे। मैंने सोचा था कि मैं इससे एडवांस की डिमांड करता हूँ, मगर उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दे दिए थे और कहा था कि यहाँ तुम्हें काम पर लगातार आना होगा, और अगर मेरे पैसे लेकर कहीं भाग गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लूँगा। तुम नहीं जानते कि मेरी पहुँच कितनी दूर तक है। मैंने मालिक को भरोसा दिलाया था कि मैं उनके पैसे लेकर कहीं नहीं भागूंगा। इस घर में वैसे तो काफी सारे नौकर थे। ये घर जितना बड़ा था उस हिसाब से इस घर में ज्यादा नौकरों का होना तो बनता ही था, क्योंकि जितना बड़ा घर था उतना ज्यादा काम थे। ये आदमी बहुत अमीर था। यहाँ पर औरतें भी काम किया करती थी और आदमी भी काम किया करते थे। इस मालिक के घर में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी। बाकी सारे नौकर थे जिनको रहने के लिए अलग से क्वार्टर्स दिए गए थे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मेरा तो अपना घर था। मैं सिर्फ काम करने ही वहाँ पर जाता था। इस तरह मैंने मालिक से पैसे लेकर अपने वर्कशॉप वाले मालिक को 20,000 रुपये देकर अपना कर्जा चुकता कर लिया था। मेरे दिमाग को कुछ सुकून मिल गया था। अब मुझे फिक्र तो अपनी सबसे बड़ी दीदी की थी, क्योंकि वो घर गृहस्थी में बंद कर रह गई थी। अगर उसकी शादी सही समय पर हो गई होती तो आज वो अपने ससुराल में होती और उसके बच्चे भी होते। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही कुछ हालात बेहतर होते हैं, दीदी की शादी बहुत जल्द करूंगा
अगर उनको किसी उम्रदार लड़के का रिश्ता मिलता है और उसका घर-बार ठीक होता है तो मैं उन्हें समझाऊंगा और कहूंगा कि वो उसके साथ ही शादी कर लें। सारी जिंदगी कुंवारा रहने से तो बेहतर है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ ही जिंदगी गुजार लें जिसके घर में वो सुकून से रह सके। मैंने मालिक के घर में काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर मुझे कभी साफ सफाई करनी होती थी तो कभी उनकी माँ की ज़रूरत का सामान लाना होता था। सारा दिन मैं उन लोगों की गुलामी में गुजार दिया करता था और इसी सब के मुझे पैसे मिलते थे। मालिक की माँ की तबीयत खराब हो रही थी। वो इतनी बीमार थी कि 2 नौकरानियां अलग से उनके कमरे में जाकर उनकी ज़रूरत का सारा काम किया करती थी और उनका ख्याल रखती थी। यहाँ एक पुरानी नौकरानी थी जो काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रही थी। उसका नाम वेदिका था। उसकी एक जवान बेटी थी। एक दिन वो अपने साथ अपनी जवान बेटी को भी यहाँ लेकर आ गई। मालिक ने उससे पूछा भी था कि तुम अपनी बेटी को यहाँ क्यों लेकर आई हो, तो वो कहने लगी कि मालिक, इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। ये मेरी जिस रिश्तेदार के यहाँ रहती है वो इसको बहुत तंग करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को भी आपकी माँ की सेवा करने में लगा देती हूँ। इस तरह ये मेरी नज़रों के सामने रहेगी। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मेरी बेटी भी यहीं मेरे साथ रह लिया करेगी। मालिक कहने लगा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी बेटी के काम करने के भी पैसे तुम्हें दे दिया करूँगा। ये बात सुनकर वेदिका बहुत खुश हुई थी। उसकी बेटी देखने में जितनी कम उम्र की थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मालकिन की तबीयत तो हमेशा खराब ही रहती थी क्योंकि उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। मालिक ने न जाने क्यों अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया था। वेदिका छत की सीढ़ियों की सफाई लगा रही थी जब अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिरती हुई नीचे आई तो उसके सर में एक जोरदार चोट लगी और फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी बेटी रंजना बुरी तरह से रो रही थी। उसकी बेटी को समझाया गया कि तुम घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर फिर डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वेदिका के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जिसकी वजह से वेदिका की बेटी बुरी तरह से रो रही थी। रंजना की उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी। उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वो बेचारी अब अपनी माँ की जगह यहाँ पर काम करती थी और रहती भी थी। मालिक ने उसको यहाँ रहने की और उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। उसका पिता तो इस दुनिया में नहीं था और बाकी कोई ऐसा रिश्तेदार भी वेदिका की मौत पर यहाँ नहीं आया था जो रंजना का ख्याल रख सके, इसलिए मालिक को ही उसका ख्याल रखना था। आखिरकार वेदिका यहाँ की पुरानी नौकरानी थी और रंजना उसकी इकलौती बेटी थी। उसने काफी लंबे समय से इन लोगों की सेवा की थी। रंजना वक्त के साथ साथ अपनी माँ को भूल चुकी थी और इस घर में उसकी जगह काम कर रही थी। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए काफी समय हो गया था और फिर मेरे पैसे भी बढ़ गए थे। जो भी काम मुझे यहाँ पर मिलता था मैं कर लिया करता था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक दिन मेरी सबसे बड़ी दीदी का रिश्ता आया। वो आदमी मेरी दीदी से उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन उसका अपना घर था। छोटी सी एक किराने की दुकान थी। मामूली सा कमा लिया करता था। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मुझे यकीन था कि मेरी दीदी वहाँ पर खुश रहेंगी, इसलिए मैंने अपनी दीदी की शादी वहाँ पर कर दी थी। मेरी दीदी की शादी में जो पैसा खर्च हुआ था वो मालिक ने लगाया था। मालिक मुझ पर इतने एहसान इसीलिए कर रहे थे क्योंकि मैं 2 नौकरों का काम अकेला ही किया करता था। आखिरकार भाग दौड़ के भी बहुत सारे काम होते हैं जो सारे मालिक ने मुझे सौंप दिए थे। मालिक मुझे अपना वफादार नौकर समझने लगे थे और सारा दिन ज्यादातर मैं उनके साथ ही रहता था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं अब अपनी शादी कर लूं, मगर मैं अपनी शादी अभी कैसे कर सकता था। अभी मेरे ऊपर 2 बहनों का और बोझ था जो कि मुझसे उम्र में बड़ी थी। मुझे उन दोनों की भी शादी करनी थी। उसके बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचता। मैंने अपनी मम्मी को साफ मना कर दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जिस तरह से बाकी बहनों की शादी हो गई है, इस तरह से इन दोनों की भी शादी कर दूंगा तो ये दोनों अपने अपने घरों की हो जाएंगी। उसके बाद ही मैं सुकून से अपनी शादी करूंगा। मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम कितनी मेहनत करते हो, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। मैं उन्हें क्या बताता कि मैं अपना ध्यान रखने लगा तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा। वो तो माँ थी और माँ को तो हमेशा अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। मालिक जब ऑफिस जाते थे तो वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते थे, वरना वो हर काम में मुझे सबसे आगे रखते थे। मैं उनके पीछे उनके घर में रहता था। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कुणाल, आज रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। मुझे उनकी खातिर करने में तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा कि जी मालिक, मैं रुक जाऊंगा।
मैंने अपनी मम्मी से भी फ़ोन करके कह दिया था कि मालिक के कुछ मेहमान आ रहे हैं, जिस वजह से आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा। मेरी मम्मी ने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा तुम अपना ख्याल रखना, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप परेशान मत होइए, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आज से पहले मैंने कभी कहीं अपने घर के अलावा रात नहीं गुजारी। आप फिक्र मत करो, मैं सुबह जल्दी घर आ जाऊंगा। आपको सिर्फ अपनी तबीयत खराब की वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी का दिल क्यों घबरा रहा है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात साबित हुई थी। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, इतना खतरनाक कि मैं अपनी उस रात को लेकर सारी जिंदगी रोता रहूंगा। उस दिन मालिक ने मुझे शाम के टाइम पर अपने दोस्तों को एयरपोर्ट से लेने के लिए भेजा था। यहाँ रहते हुए मुझे गाड़ी चलानी तो आ ही गई थी, इसलिए मैं मालिक के दोस्तों को लेने के लिए चला गया था। मालिक के 3 दोस्त थे जिनको मुझे एयरपोर्ट से अटेंड करना था। मालिक ने घर में काफी अच्छा खाना भी बनवाया था। मैं नहीं जानता था कि मालिक के दोस्त यहाँ क्यों आ रहे हैं, वो उनके कौन से दोस्त हैं। मुझसे जितना कहा गया मैं उतना ही कर रहा था। हाँ, मगर मैंने उनको गाड़ी में इतनी बात करते हुए जरूर सुना था कि आज तो मजा ही आने वाला है। हमें नहीं पता था कि उसने अपने घर में इतना अच्छा शिकार छुपाकर रखा हुआ है। अगर वो हमें इस बारे में पहले बताता तो हम पहले आ जाते। ना जाने मालिक के दोस्त ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आई थी। मैं उन लोगों को घर ले आया था। मालिक उनको देखकर बहुत खुश हुए थे और फिर सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। मालिक ने मुझसे कहा कि फ्री होने के बाद तुम स्टोर रूम वाले कमरे में सो जाना। मैं नौकरानी से कहकर तुम्हारा स्टोर रूम में सोने का इंतजाम करवा देता हूँ। बस आज रात की बात है, सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना और चाहो तो कल सारा दिन तुम छुट्टी कर सकते हो। मालिक की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। आधी रात तक मालिक के दोस्तों ने खूब पार्टी की थी और उनकी वजह से मुझे उनके साथ लगा रहना पड़ा था। सारी रात उन लोगों ने शराब पी थी। वो बड़े लोग थे, शराब पीना तो उनके लिए काम सी बात थी। जब वो लोग अपनी पार्टी करने के बाद फ्री हो गए तो मालिक ने कहा कि अब तुम जाओ। मैं स्टोर रूम में आ गया था और वहां आने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि मेरी आंख लग गई थी। लेकिन मेरी आंख एक अजीब से शोर पर खुली थी। मुझे किसी लड़की के चीखने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। मैं घबराकर उठ गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन लड़की है जो इतना चिल्ला रही है। मैं घबराते हुए कमरे से बाहर गया और जैसे ही मैं मालिक के कमरे की तरफ गया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मालिक और उसके दोस्त रंजना के साथ अपनी हवस पूरी कर रहे थे। वो बेचारी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उन लोगों को उस पर तरस नहीं आ रहा था। वो कम उम्र की थी, उसके साथ ये सब कुछ उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन चारों लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ किया, जिसकी वजह से वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मैं यह सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर हैरान रह गया था। मैं इस मासूम बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी से भागकर बाकी सारे नौकरों को बुलाने के लिए गया तो ये देखकर मैं दंग रह गया कि घर में मेरे अलावा कोई भी नौकर नहीं था। मालिक की एक बूढ़ी माँ थी जो कि दवाई लेकर इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे इस सब शोर की आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक मैं ही था जो अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। अब मुझे ही कुछ करना था। मालिक इतना बड़ा आदमी था कि मैं उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे रंजना को बचाना था। वो बेचारी बहुत बुरी हालत में थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल चुकी है। मैं उसको बचाने के लिए मालिक के कमरे के अंदर गया और मैंने चिल्लाते हुए कहा कि आप लोगों को रहम नहीं आता इस मासूम बच्ची के साथ ये सब कुछ करते हुए। मालिक और उसके दोस्त पूरी तरह से नशे में थे, जबकि रंजना बुरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मालिक कहने लगा कि खामोश हो जा, मैंने तुझे बकवास करने के लिए नहीं रोका। मैंने तो तुझे कमरे में सोने के लिए भेज दिया था, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल जा यहाँ से, और अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने मालिक से कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम लोगों की हरकत सबको बता दूंगा। ये देखो तुम लोगों ने इसका क्या हाल कर दिया। ये बेचारी गरीब है, मासूम है। तुम लोगों को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मालिक की तरफ देखते हुए कहा कि मालिक, आप तो एक समझदार इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो। मैं नहीं जानता था कि आपकी नीयत इतनी खराब है। आज आपने रंजना के साथ ये क्या कर दिया? मालिक कहने लगा, मैं अमीर और एक समझदार इंसान हूँ तो क्या हुआ?
मेरा भी अपना शौक है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे शौक पूरे करने का हक रखता हूँ। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल जा यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। अगर तूने हमें रोकने की कोशिश की तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। मैंने मालिक से कहा कि ये बेचारी बुरी तरह से घायल हो चुकी है, क्या अभी भी आपको इसके साथ कुछ गलत करना है? मैंने कहा, मालिक आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया, ये बेचारी मर जाएगी, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। लेकिन वो लोग रंजना के लिए मुझसे झगड़ रहे थे। वो इतने नशे की हालत में थे कि उन लोगों से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो रंजना के साथ अपनी हवस को अभी और ज्यादा पूरा करना चाहते थे। वो बेचारी तो अपनी तरफ से बोलने काबिल भी नहीं रही थी, क्योंकि ये लोग न जाने उसके साथ ये सब कुछ कब से कर रहे थे, क्योंकि मैं तो काफी समय से गहरी नींद में सो रहा था। जब रंजना की चीख तेज हुई थी तब मेरी आंख खुली थी। आज इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी रंजना के साथ ये सब कुछ करने की, तभी तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने घर में रोका था और बाकी सारे नौकरों को घर से भेज दिया था। मालिक को उम्मीद नहीं थी कि मैं रंजना को बचाने की कोशिश करूंगा। मैंने जबरदस्ती रंजना को गोद में उठाया और वहां से भागने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरे सर पर वार किया था और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तो मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि घर में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मालिक और उनके दोस्त भी वहां पर मौजूद थे और पुलिस मेरे होश में आने का इंतजार कर रही थी। मैंने पलटकर देखा तो रंजना की लाश पड़ी हुई थी, जिसको पुलिस अपने हवाले कर चुकी थी। रंजना इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसकी मौत का सारा इल्जाम मालिक ने मुझ पर लगा दिया था। मुझे इस बारे में तब पता चला जब पुलिस ने मेरे होश में आते ही मेरे हाथों में हथकड़ियां पहनाई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से सबको यकीन दिलाऊं कि मैंने रंजना को नहीं मारा, मैंने उसकी इज्जत के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ तो मालिक और उसके दोस्तों ने किया है। मालिक ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मैंने कल रात यहाँ रुककर रंजना की इज्जत खराब कर दी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मालिक एक अमीर इंसान था। मालिक अपने पैसे की ताकत से मुझे आराम से पुलिस के हवाले कर सकता था और उसने ऐसा ही किया था। मैं हाथ जोड़कर मालिक से कह रहा था कि मालिक मेरे साथ ऐसा मत करो, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, भगवान आपको इसका सिला जरूर देगा। जो पाप आपने किया है आप वो पाप मेरे ऊपर डाल रहे हो। मालिक कहने लगा, अब तू जेल जा और जेल में बैठकर आराम कर। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और फिर मुझे जेल लाया गया। मैं लाख चीख चीख कर कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर मेरी बात का विश्वास करने वाला कोई भी नहीं था। मुझे अदालत ले जाया गया तो अदालत में वकील ने सारे सबूत मेरे खिलाफ ही दिखाए थे। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे मालिक के घर नौकरी करना बड़ा भारी पड़ गया था। अदालत में मेरी माँ और बहनें भी मुझसे मिलने के लिए आई थी और उन लोगों को भी यही लगता था कि मैंने ही रंजना की इज्जत खराब करके उसे मार दिया। पर मैं सब लोगों को यकीन दिलाकर थक गया था, मगर कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सारे सबूत मेरे खिलाफ जा रहे थे और ये सबूत भी झूठे थे, क्योंकि ये सारे वकील और सबूत मालिक के ही खरीदे हुए थे। मालिक ने घर के नौकरों को भी खरीद लिया था जो उस रात घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी थी और कहा था कि ये सब मैंने ही किया है। उन्होंने मुझे साबित करवा दिया था। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी। एक तो मैं पहले से ही इतना परेशान रहता था, ऊपर से मेरे साथ ये सब कुछ होना भी कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं जानता था कि हर जगह मेरी बेइज्जती हो चुकी है। मैं किसी को भी अपना यकीन नहीं दिला सकता था, क्योंकि एक गरीब इंसान था और गरीब इंसान कभी भी अपने हक में आसानी से नहीं बोल सकता। मेरी तरफ से कोई वकील नहीं था। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने मुझे फांसी की सजा सुना दी थी, क्योंकि उनकी नज़र में मैंने एक जवान और बेसहारा लड़की के साथ उसकी इज्जत खराब की और फिर उसको जान से मार दिया। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मेरे पास अपनी सजा भुगतने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। मगर अब कुछ नहीं होना था। मेरी मौत का वक्त तय हो गया था, क्योंकि महीने की पहली तारीख को मुझे फांसी होनी थी और पहली तारीख आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मैं जेल में बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था कि क्या किसी इंसान की किस्मत इतनी भी बुरी हो सकती है। मालिक ने अपने पैसे की ताकत दिखाकर एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर दिया था और जो गुनाहगार इंसान था वो सर उठाकर चल रहा था। सच कहते हैं कि गरीबों का कोई नहीं होता। मुझे रंजना की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस था। मालिक ने उसको ये समझकर इस्तेमाल किया था कि उसका इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी नहीं है। उन्होंने खुद तो उसके साथ ऐसा किया ही था, साथ ही साथ अपने दोस्तों के आगे भी उसे नोचने के लिए छोड़ दिया था। बेचारी दोनों माँ बेटी इस दुनिया से चली गई थी। मैं चाहकर भी रंजना को नहीं बचा पाया था, बल्कि और ज्यादा मुश्किल में पड़ गया था। मैं सारी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा और सोचता रहा कि क्या मेरी सच्चाई किसी को नजर नहीं आती।
फिर 2 दिन बाद सुबह के समय जब मुझे फांसी के लिए ले जाया गया तो मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछी गई थी। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि रंजना की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जिन लोगों ने किया है आप दोबारा से उनसे पूछताछ करें, क्योंकि मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ ये सब कुछ किया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको ये साबित कर देगी कि किसी एक इंसान ने उसके साथ गलत नहीं किया, बल्कि 4 लोगों ने उसके साथ गलत किया है। जज साहब कहने लगे कि हर मुजरिम मरने से पहले अपनी सफाई देता है, लेकिन तुम्हारी ये आखिरी इच्छा है तो हम ये काम कर सकते हैं, मगर तुम शायद ये नहीं जानते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ जा रही है। मैंने कहा कि जज साहब, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिखाई गई है, वो झूठी है। मेरा मालिक एक अमीर इंसान है, वो अपने पैसे से किसी को भी खरीद सकता है। उसने अपने पैसे की ताकत से पूरे सिस्टम को खरीद लिया। आप जरा एक नज़र मेरी तरफ से सोच कर देखिए, मैं गरीब इंसान हूँ। अगर मुझे रंजना के साथ कुछ गलत करना होता तो मैं अपने मालिक के घर में क्यों करता? उसे बहला फुसलाकर भी तो कहीं ले जा सकता था। जज साहब कहने लगे क्योंकि वो वहीं पर रहती थी। मैंने कहा, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो वहाँ पर रहती थी, लेकिन उस रात मालिक के दोस्त वहाँ पर आए हुए थे। मैं खुद उनको लेकर आया था। उन्होंने ये सब कुछ किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा केस दोबारा से रीओपन किया जाए और उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन आप अपनी आंखों के सामने करें। अगर आप एक ईमानदार इंसान हैं तो आप मेरा केस रीओपन कर सकते हैं, और अगर आप भी मेरे मालिक के पैसों से बिकने वाले ही एक इंसान हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अभी और इसी वक्त फांसी दे दें। मेरी बात सुनकर जज साहब पहले तो काफी देर तक खामोश रहे और फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा केस दोबारा से रीओपन करवाता हूँ और उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन मैं अपनी आंखों के सामने करूंगा, मगर याद रखो कि अगर फिर से सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ गए तो तुम्हारी फांसी रद्द नहीं होगी, बल्कि जल्द से जल्द ही दे दी जाएगी। मैंने खुशी खुशी जज साहब की बात मान ली थी। मेरी फांसी की सज़ा पोस्टपोन कर दी गई थी जब तक कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मेरे केस पर दोबारा से काम किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जज साहब ने अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों के हवाले कर दी और फिर जो हकीकत दुनिया के सामने खुलकर आई उसने दुनिया वालों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि मैंने जो कहा था वो सब कुछ सही था। रंजना के गुनहगार मेरे मालिक और उसके दोस्त थे। उन्होंने ही ये सब कुछ उसके साथ नशे की हालत में किया था और अपने पाप को छुपाने के लिए उन्होंने पैसे देकर सारे ही लोगों को मुंह बंद करवा दिया था। वो नौकर जो मेरे खिलाफ पहले ही अदालत में गवाही दे चुके थे, अब वो मेरे मालिक के खिलाफ गवाही देने पर तैयार हो गए थे, क्योंकि उन लोगों पर भी सख्ती की गई थी। इस केस में जो भी शामिल था उसको सच बोलने के लिए कहा गया था, और यही वजह थी कि सारी सच्चाई खुलकर सबके सामने आ गई थी, क्योंकि अब पूरे केस पर इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी के साथ की गई थी। मीडिया में भी ये बात फैल गई थी कि एक गुनहगार को सजा होने वाली थी, लेकिन वो बच गया। मेरी माँ और बहनें भी मुझसे मिलने के लिए आई थी। सारे लोगों ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया था और लोगों का कहना था कि आरोपी इंसान को अरेस्ट किया जाए और बेगुनाह को बेइज्जत रिहा कर दिया जाए। मेरा मालिक और उसके दोस्त बुरी तरह से घबरा गए थे। उन लोगों ने अपने पैसे की ताकत का एड़ी चोटी से जोर लगा दिया, मगर उन लोगों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचा था, क्योंकि मेरे केस का फैसला जिस जज ने किया था वो एक ईमानदार इंसान था और मेरी आखिरी इच्छा सुनकर उसने केस पर पूरा फोकस किया था और मुझे मरने से बचा लिया था। सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती, कभी न कभी खुलकर आ ही जाती है। जो लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे वो लोग अपनी ही नज़र में गिर चुके थे। रंजना के असल आरोपियों को सजा मिल गई थी। रंजना के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैंने एक गवाह के तौर पर उन लोगों को बता दिया था और ये भी बताया था कि जब मैं रंजना को बचाना चाहता था तो इन लोगों ने मुझ पर वार किया और अपने सारे इल्जाम मुझ पर लगा दिए। जज साहब इस बात पर बहुत शर्मिंदा थे कि वो एक गलत फैसला करने जा रहे थे। एक बेगुनाह इंसान को सजा दिलवाने जा रहे थे, एक ऐसी सजा जिससे मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार सकता था, एक ऐसे जुर्म की वजह से जो मैंने किया ही नहीं था। सिर्फ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था और इल्ज़ाम की बेस पर मुझे पूरे 15 दिन जेल में रखा गया। मुझे मारा तोड़ा भी गया था। पुलिस वालों ने जेल में रखकर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। वो चाहते थे कि मैं किसी भी हाल में अपना गुनाह कबूल कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं गरीब भले ही था, मगर एक ईमानदार इंसान था। जो जुर्म मैंने किया ही नहीं था वो मैं एक्सेप्ट कैसे कर सकता था? भले से ही मैं फांसी की सज़ा पाने के लिए तैयार था, मगर मैं अपने जुर्म को कभी नहीं मानता। मुझे खुशी हुई कि जज साहब ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की और असली आरोपी सारी दुनिया के सामने आ गए। मुझे रिहा कर दिया गया था। उन सबको सजा हो गई थी।
मैंने दुनिया के सामने अपना यही रोना रोया था कि मैं गरीब इंसान हूँ। मैं इस आदमी के यहाँ नौकरी करता था, इसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब अगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो मैं कहाँ काम करूँगा। मेरी 2 जवान बहनें हैं जिनकी शादियाँ भी मुझे अभी करनी है। एक बूढ़ी और बीमार माँ है जिनका मैं इकलौता सहारा हूँ। मैंने जैसे तैसे तो इस आदमी के यहाँ नौकरी ढूंढी थी। मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ और क्या काम करूँ। पुलिस वाले मेरे साथ जबकि जेल में बहुत बुरा सलूक कर चुके थे और मेरी किसी भी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस वजह से पूरा पुलिस प्रशासन शर्मिंदा था और मुझे सरकारी मदद दी गई थी। मुझे सरकार की तरफ से कारोबार करने के लिए 10 लाख रुपए मिले थे। इस सब के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। आखिरकार मेरी बेइज्जती करवाने में भी तो एक पुलिस प्रशासन के कुछ ऐसे लोगों का हाथ था जो मेरे मालिक के हाथों बिक गए थे, जिन्होंने रिश्वत ली थी। अगर मैं भी अमीर इंसान होता तो मैं भी अपना केस बराबरी से लड़ सकता था, मगर मैं तो एक गरीब इंसान था। मेरे पास खाने के लिए नहीं था और इतना बड़ा आरोप मुझ पर लगा तो मैं खामोशी से जेल चला गया। अगर मैंने किसी से कुछ कहा भी तो किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। सच्चाई खुलकर जब सबके सामने आई तो सभी लोग शर्मिंदा हुए थे और फिर मेरे साथ अच्छा सुलूक हुआ था। रिश्वत लेने में जो भी लोग मेरे इस केस में मिले हुए थे उन सभी को भी सजा दी गई थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो रिश्वतखोर होकर लोगों की मदद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। हमें रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं गरीब इंसान इस हादसे का शिकार हुआ हूँ, कल आप में से भी कोई हो सकता है। इसीलिए कहता हूँ कि रिश्वतखोरों को रिश्वत देने से बेहतर है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इज्जत के साथ अपने घर आ गया और आज मैं सर उठाकर जीता हूँ। मैंने अपना अलग कारोबार भी कर लिया, अपनी दोनों बहनों की शादी भी कर दी है और अब मेरी मम्मी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। जो लोग मेरी बेइज्जती किया करते थे आज वो लोग मुझसे इज्जत के साथ मिलते हैं। मेरी जिंदगी बदल गई है। मुश्किल से ही सही मगर जिंदगी आसान होने में बहुत समय लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।